नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 4 बजे की तमाम अहम खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम में हो रहे हैं 100 एपिसोड। दिल्ली में शुरू हुआ भव्य सम्मेलन, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया शुभारंभ। आमिर खान और रवीना टंडन भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों का बड़ा हमला, आईडी ब्लास्ट में 11 जवान शहीद। सीएम बघेल का बयान, दोषियों को नहीं बख्शेगी सरकार। बंगले और ऑफिस के रिनोवेशन को लेकर घिरे केजरीवाल, बीजेपी ने लगाया 45 करोड़ खर्च करने का आरोप। आपका पलटवार, कहा पीएम के घर पर लगे हैं 500 करोड़। लगातार तीसरे दिन हरे निशान पर बंद हुआ बाजार। सेंसेक्स 170 पॉइंट चढ़ा, निफ्टी रही 44 पॉइंट की तेजी। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों में रही अच्छी खरीदारी। महिला पहलवानों से यौन शोषण के मामले में दिल्ली पुलिस की सुप्रीम कोर्ट में दलील, कहा एफआईआर से पहले जरूरी जांच की वजह से हुई है देरी। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिलाएगा अनचाही कॉल से छुटकारा, रुकेंगे मार्केटिंग वाले एसएमएस। ट्राई ने दिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश। खबरों की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात से, जिसके 100 एपिसोड पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर प्रसार भारती ने एक नेशनल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है। इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन आज उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। इस मौके पर आमिर खान, रवीना टंडन जैसे बॉलीवुड हस्तियां भी कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि कॉन्क्लेव में ऐसे 100 लोगों को बुलाया गया है जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने मन की बात में वक्त पर वक्त किया है। इस कॉन्क्लेव में 4 सत्र होंगे। ये 30 अप्रैल तक चलेगा। अंतिम सत्र में गृह मंत्री अमित शाह मन की बात पर अपना एक विशेष डाक टिकट और 100 के सिक्के का विमोचन भी करेंगे। मन की बात का पहला एपिसोड 2014 में 3 अक्टूबर को प्रसारित हुआ था। 30 अप्रैल को इसका 100वां एपिसोड प्रसारित किया जाएगा। मन की बात हैड अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। जी, जहाँ तक कि हम जानते हैं, आई थिंक हमारा ऑनर और प्रिविलेज है कि आज हम इस फंक्शन पे साथ में हैं, जहाँ कि आप जानते हैं कि शतक पाली है मन की बात ने, और जहाँ तक कि इसका आउटरीच रहा है मासेस में और बहुत ही बदलाव लाए हैं। तो इधर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर भी कॉन्क्लेव का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहले गुजरात के सीएम के रूप में और अब प्रधानमंत्री के रूप में जनता का दिल जीता है। 22 वर्षों के अपने इसमें भूमिका में जन जन तक उनकी जो पहुंच बनी है और जैसे उनकी स्वीकारिता बनी है, ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी जन जन के मन को भी जानते हैं और मन की बात के माध्यम से जनता की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम भी करते हैं। तभी तो दुनिया भर के सर्वेक्षण में लगातार 3 सालों में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता दुनिया में कोई चुना जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी। वहीं इस खास मौके पर हमारे संवाददाता रोहन सिंह ने बात की मन की बात कॉन्क्लेव में पहुंचे कुछ खास मेहमानों से। आप भी सुने। किसी सफल लीडर के लिए यही मन की बात का तरीका है, लोगों से जुड़े रहना, लोगों से बात शेयर करते रहना, अपनी सोच बांटते रहना, नई चुनौती देते रहना, नया विचार देते रहना। और इसमें कोई अमीर गरीब की बात नहीं, रेडियो ही हाथ में काफी है आपके लिए। तो आपको एक बैटरी लगानी, रेडियो सुन सकते हैं। तो मैं समझती हूँ एक बहुत सफल प्रयास है। क्वालिटी ऑफ लीडरशिप यही होती है जो अपनी बात आखिर तक, लास्ट माइल तक पहुंचाए। It feels absolutely amazing to come to this 100th episode of Man Ki Baat. I've been a very, very ardent follower of this of the series, and podcasting and and radio has always been. I mean that it's been popular only now, but Prime Minister Modi had the vision, of communicating through audio to the general public, and it's amazing how this vision has grown, so much. और अब बात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब केजरीवाल के बंगले को लेकर घमासान छिड़ गया है। दरअसल दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने यह दावा किया है कि केजरीवाल के घर और ऑफिस के रिनोवेशन पर
45 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये पैसा सितंबर 2020 से जून 2022 के बीच खर्च किया गया। ये कोविड का दौर था। इस दौरान कई विकास कार्य पैसों की कमी के कारण स्थगित किए गए थे। इसके विरोध में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि केजरीवाल घर नहीं बल्कि शीश महल में रहते हैं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। केवल महल का रिनोवेशन नहीं हुआ, महाराज के मानसिकता का रिनोवेशन, कि किस प्रकार से कुछ नहीं लूंगा जी से, सब कुछ लूट लूंगा, कुछ नहीं छोड़ूंगा। ये जो परिवर्तन हुआ है, ये उस महाराज की कहानी आज हम बयां करने वाले हैं। आप ध्यान से इन दस्तावेजों को देखें। इन दस्तावेजों में एक एक पर्दे के रकम को, एक एक गैजेट के रकम को बयां किया गया है। एक एक टाइल्स कहां से किस देश से मंगाई गई, उसकी कहानी इस दस्तावेज में मौजूद है। तो वहीं बीजेपी के इन आरोपों पर आम आदमी पार्टी ने भी पलटवार किया। आपके सांसद संजय सिंह ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का घर ठीक कराने में 500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फकीर प्रधानमंत्री, गरीब प्रधानमंत्री 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, 1,25,000 रुपए की पेन इस्तेमाल करते हैं। भारत के फकीर प्रधानमंत्री 1,60,000 रुपए का चश्मा इस्तेमाल करते हैं। और ये भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इनके काफिले में जो कार चलती है, वो कार है 12 करोड़ रुपए की, 12 करोड़ रुपए की कार। केजरीवाल के बंगले के रिनोवेशन पर क्यों मचा है घमासान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। इन सब के बीच इधर दिल्ली नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से सफलता हाथ लगी है। आपकी उम्मीदवार शैली ओबरॉय निर्विरोध एमसीडी की मेयर चुन ली गई हैं। मेयर चुनाव से ठीक पहले बीजेपी की मेयर उम्मीदवार शिखा रॉय ने अपना नामांकन वापस ले लिया था, तो वहीं डिप्टी मेयर के लिए बीजेपी उम्मीदवार सोनी पांडे के नामांकन वापस लेने के बाद आपके ओले मोहम्मद को भी निर्विरोध डिप्टी मेयर चुन लिया गया। मेयर चुने जाने के बाद शैली ओबरॉय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का धन्यवाद किया। और अब बात करते हैं कर्नाटक के चुनावी दंगल की। कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में इस वक्त दंगल चल रहा है। यहां पर लगातार बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। जहां पर कर्नाटक में एक तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है, तो दूसरी तरफ इस धुआंधार प्रचार में कमान संभाले हुए हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक। आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मांड्या में रोड शो किया। उन्होंने विकास को लेकर कांग्रेस पर यहां निशाना साधा। कांग्रेस विकास की बात करती है, विकास की बातें करती है, बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन विकास की उसकी हकीकत क्या थी? पंचवर्षीय योजना, एक प्रोजेक्ट बनता था, एक पंचवर्षीय योजना लग जाती थी, अगली पंचवर्षीय योजना में उसका शिलान्यास होता था, तीसरी पंचवर्षीय योजना में कार्य आवंटन होता था, चौथी पंचवर्षीय आज प्रारंभ होते ही फिर वह प्रोजेक्ट दम तोड़ देता था और प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं होता था। और अब खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के दंतेवाड़ा में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है। खबरों के मुताबिक दंतेवाड़ा से डीआरजी बल नक्सल विरोधी अभियान के लिए रवाना किया गया था, जो अभियान खत्म होने के बाद अरनपुर के रास्ते से लौट रहे थे, तभी आईईडी विस्फोट हो गया, जिसमें 11 जवान शहीद हो गए। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से फोन पर बातचीत की और केंद्र द्वारा हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलियों पर एक्शन जारी रखने की बात एक बार फिर से दोहराई है। बेहद दुखद है और मैं जो हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। लेकिन जो ये लड़ाई है वो अंतिम दौर पे चल रहा है और नक्सलियों को किसी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा और निश्चित रूप से उस योजनाबद्ध ढंग से बना के ये नक्सलवाद को ही समाप्त करेंगे।
और अब बात महिला पहलवानों की, जिनके मामले पर आज दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि महिला रेसलरों ने जो शिकायत की थी उसकी एफआईआर से पहले प्रारंभिक जांच कराने की जरूरत है। सॉलिसिटर जनरल ने यहां कहा कि ऐसी धारणा नहीं बननी चाहिए कि कोर्ट के कहने के बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं की गई। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने तुषार मेहता की दलीलों का संज्ञान लिया है और इस मामले की सुनवाई अब शुक्रवार को होगी। कल सुप्रीम कोर्ट ने महिला रेसलर्स की याचिका पर सुनवाई करते हुए रेसलर्स की एफआईआर दर्ज नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए ये नोटिस जारी की थी, जिसका जवाब आज सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिया है। इस बीच रेसलर्स बजरंग पुनिया ने एक बार फिर दोहराया कि उन्हें कोर्ट पर पूरा भरोसा है, उन्हें न्याय मिल जाएगा तो वो धरना वो लोग यहां खत्म कर देंगे। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे और जब जो हमारे लीगल टीम है उनका जो निर्देश होगा उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी हैं तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। मंत्र पर धरने पर बैठे पहलवान आज सुबह के वक्त अपना रूटीन वार्म अप करते हुए यहां पर दिखे। इस दौरान महिला रेसलर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया, साथ ही और भी कई सारे पहलवान अखाड़े के दांव पे सड़कों पर आजमाते हुए आज दिखे। ये बेहद अच्छी आज तस्वीर सुबह सुबह सामने आई, जहां पर पहलवानी के दौरान आजमाए जाने वाले तमाम दाव पेच अपनाते हुए वो वार्म अप करते हुए सड़कों पर दिखे। ये जंतर मंतर की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। और एक बेहद दुखद खबर, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। बादल पिछले एक हफ्ते से मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती थे। कल ही शाम उन्होंने 95 वर्ष की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया। वहीं उनके शव को चंडीगढ़ में पार्टी कार्यालय में रखा गया है, जहां अंतिम दर्शन के लिए लोगों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके अंतिम दर्शन किए, उन्हें श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा पूर्व सीएम राजेंद्र कौर, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ओम प्रकाश चौटाला भी उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंच सके, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर अपना शोक जाहिर किया। आपको बता दें कि प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव बादल में किया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल के निधन पर केंद्र सरकार ने 2 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज समाचार और कुछ और जरूरी खबरें। अब एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पैम कॉल से छुटकारा दिलाएगा। 1 मई से अनचाही कॉल से कुछ राहत मिल जाएगी। कई कंपनियों के साथ ट्रायल को पूरा कर लिया गया है। डिटेल बताने के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। तो असीम, इन दिनों तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वैसे ही काफी चर्चे हैं। अब किस तरीके से ये हमारे अनचाहे कॉल्स, मार्केटिंग कॉल्स, SMS उनको रोकेगा? देखिए, रोजाना 2 से 3 अनचाही कॉल्स आपके या मेरे मोबाइल की घंटी बजाती है। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से ऐसी कॉल्स के ऊपर सख्ती करने के निर्देश दिए थे। टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया था कि अपने यहाँ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करें, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, डिस्ट्रीब्यूशन लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे अनचाही कॉल्स को रोका जा सके। और टेलीकॉम कंपनियों को 1 मई तक अपने यहाँ सारे सिस्टम लगाने के निर्देश भी दिए थे। जब मैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, टेलीकॉम कंपनी इसको लेकर के पूरी तरह से तैयार है। वोडाफोन आइडिया ने टेलना प्लेटफॉर्म के साथ करार किया है और अपने प्लेटफॉर्म लागू करने के लिए एकदम से रेडी है। दूसरी तरफ अगर मैं एयरटेल की बात करूं तो एयरटेल ने ईयर के साथ अपना ट्रायल पूरा कर लिया और कंपनी जल्दी ही स्पैम फिल्टर को लगाने की घोषणा कर सकती है। रिलायंस जो कि भी 2 से 3 कंपनियों के साथ बातचीत चल रही है, कंपनी इन-हाउस पे अपना ट्रायल कर रही है। जहां अगर कंपनी का ट्रायल सक्सेसफुल रहता है तो कंपनी जल्दी इसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो अगर एक टेलीकॉम कंपनी इसको इम्प्लीमेंट कर देती है तो 1 मई से आपको अनचाही कॉल्स जो आती है उसमें काफी कमी आ सकती है। जो फ्रॉड कॉल आती है उसके ऊपर काफी कमी आपको देखने को मिल सकती है। जी शुक्रिया असीम। तो अब एआई से आपके अनचाही कॉल रुकने वाली है। 1 मई का आपको इंतजार करना है। और अब बात कर लेते हैं बाजार की। मंथली एक्सपायरी से पहले बाजार आज निचले स्तर से सुधर कर बंद हुए हैं। आज सेंसेक्स 170 अंक चढ़ गया और 60,301 पर पहुंचा, तो निफ्टी 44 अंक चढ़कर 17,814 पर। आज सबसे ज्यादा तेजी हमने रियल्टी, कंज्यूमर गुड शेयरों में देखी। आइए मार्केट का पूरा हाल भी समझ लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी यतिन मोहता। तो यतिन, सबसे पहले तो बाजार के हाईलाइट्स क्या रहे आज?
भारतीय बाजारों की बात करें तो यहां आज अच्छी तेजी देखी गई। निफ्टी की बात करें तो 16,800 के लेवल के पार चली गई और सेंसेक्स लगभग 60,300 के आसपास बंद हुआ। अगर हम बाजार की बात करें तो एफएमसीजी शेयरों में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। वही फ्लिप साइड पे आपको थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आपको मेटल स्टॉक्स में आती हुई नजर पड़ी। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बाजार का लगभग 3:2 था, यानी 3 बढ़ने वाले शेयरों के सामने 2 गिरने वाले शेयर। हालांकि बैंकिंग स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक्स में बाइंग के चलते ओवरऑल बाजार की डेप्थ और ब्रेथ काफी अच्छी देखी गई। जी यतिन, तो एक्शन आज सबसे ज्यादा कहां देखने को मिला? निफ्टी गेनर्स की अगर हम बात करें तो यहां आपको एफएमसीजी शेयर्स दिखाई पड़ेंगे। अगर हम बात करें टाटा कंज्यूमर और नेस्ले की तो ये दोनों स्टॉक्स में लगभग 1.5% की तेजी थी। इसके अलावा पावर ग्रिड और एसबीआई लाइफ में भी आपको अच्छे खासे तेजी के फ्लो आते हुए नजर पड़े। अगर हम लूजर्स की बात करें तो यहां आपको अदानी पोर्ट्स और हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स दिखेंगे और बजाज ऑटो रिजल्ट्स के बाद थोड़ा बहुत सुस्त माहौल में आता हुआ नजर पड़ा। ओवरऑल अगर हम मिड कैप्स की बात करें तो यहां काफी सारे गुजरात के पीएसयूज में तेजी थी। उसके अलावा वोडाफोन आइडिया, एनएचपीसी, डिलीवरी और न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसे काउंटर्स में तेजी बनी रही। लूजिंग साइड पे आपको दिखेगा कि थोड़े बहुत इप्का लैब्स और आवाज फाइनेंशियल जहां न्यूज फ्लोज हैं वहां थोड़े बहुत डाउनटिक्स आपने देखे। वेदांत फैशन और क्रॉम्पटन जैसे काउंटर्स में भी थोड़ी बहुत सेलिंग प्रेशर आपको आती हुई दिखाई दी। रियल एस्टेट में मैक्रोटेप डेवलपर्स, प्रेस्टीज एसेट्स और ओबेरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स में 2 से 3% के आसपास की तेजी बनी रही। जी शुक्रिया। इधर भारतीय बाजारों ने आउट परफॉर्म किया है, ऐसा कहना है एएलएफ एक्यूरेट एडवाइजर्स के एमडी राजेश कोठारी का। उन्होंने आगे कहा कि वे अभी बैंकिंग, फाइनेंस और कैपिटल गुड्स पर बुलिश हैं और इन सेक्टर्स में निवेश किया जा सकता है। कैपिटल गुड्स सेक्टर पे लास्ट 2 साल से काफी बुलिश है, हम काफी ओवरवेट है हमारे क्रॉस पोर्टफोलियो में। कैपिटल गुड्स इज वन सेक्टर विच वी लाइक। दूसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लग रहा है वो बैंकिंग एंड फाइनेंस है। हमें लग रहा है कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ, एक टेक्निकल टर्म है थोड़ा सा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट जानना जरूरी है दर्शकों के लिए कि नॉन फूड क्रेडिट ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपका एक लीडिंग इंडिकेटर होता है। और थर्ड सेक्टर ऑन विच वी आर बुलिश इज द कंज्यूमर स्पेस। और ये सेक्टर में ऐसा है कि लास्ट 1 साल में काफी हेडविंड्स रही इन्फ्लेशन की, जो ये साल टेलविंड्स हो जाएगी। हेडविंड्स विल चेंज इनटू टेलविंड्स। तो मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर विल आल्सो डू वेल, consumer discretionary space also will do well. So these are the few sectors which we like. कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हो रही है जिसमें मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी मिल सकती है। दिल्ली से हमारे साथ है हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, जो इस बारे में और डिटेल हमें बताएंगे। तो एक अहम बैठक है लक्ष्मण, तो एक तो मेडिकल डिवाइस पॉलिसी हो गई, इसके अलावा और क्या कुछ इसमें तय हो सकता है? इस बैठक में वैसे 2-3 एजेंडा हैं खास तौर से, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है वो आपको मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को लेकर के इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। और इसमें 3 खास बातें होंगी। पहले कि जो मेडिकल डिवाइस के लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाएंगी कंपनियां, उनको सरकार इंसेंटिव देगी। मेडिकल डिवाइस के लिए खास पार्क बनाया जाएगा जहाँ सारे बुनियादी सुविधाएँ वहाँ पर रखी जाएंगी। सिंगल विंडो क्लियरेंस जैसी सुविधा की जाएगी ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रखे। और इसमें सरकार की कोशिश ये है कि दुनिया में जो 100 अरब डॉलर से लेकर 300 अरब तक का जो कारोबार है उसमें भारत की हिस्सेदारी 10 से 12% तक हो जाए, जो अभी मुश्किल से 2%, 1.5 से 2% है। तो हिस्सेदारी बढ़े, आत्मनिर्भर भी बने और एक्सपोर्ट भी कर सके, ये सरकार की कोशिश है। और कोरोना के बाद जो सबक सीखा गया, जिस तरह से मेडिकल डिवाइस की किल्लत होने लगी, इंपोर्ट की नौबत आ पड़ी, एक समय बेबस हो गए हम, इसको देख करके सरकार इसको अब ज़्यादा तेज गति से बढ़ावा देना चाहती है। जी लक्ष्मण, शुक्रिया। पीएलआई स्कीम से सरकार को अगले 2 से 3 साल में करीब 2.25 लाख करोड़ के निवेश की उम्मीद है। इसमें अब तक 8 सेक्टर्स में कुल 53,500 करोड़ से ज्यादा का निवेश आ चुका है। इस पर हमारे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी ने बात की डीपीआईआईटी के एडिशनल सेक्रेटरी राजीव सिंह से। ये जो है पीएलआई का काम, अगर आप जो है उससे पूछें कि भाई क्या स्थिति है, तो मैं कार्य प्रगति पर है, इसको बोलना वर्क इन प्रोग्रेस, वो वाली स्थिति है। और एक चूंकि 5 से 7 साल का इसमें समय लिया गया था 2020 में जब ये पूरी योजना बनी थी। और जैसा कि मैंने बताया कि उस समय कोविड की सिचुएशन थी, कोई जानता नहीं था किस तरह से पूरा हमारा निवेश का माहौल रहेगा, अर्थव्यवस्था कैसे आगे बढ़ेगी, क्या होगा, निर्यात कैसे बढ़ेंगे, क्या होगा। फिर ये जो यूरोप में युद्ध की स्थिति बनी, उसके कारण भी पूरे विश्व में एक अलग तरह का परिवर्तन आया। उसके कारण जो सप्लाई चेन्स थी वो बहुत डिस्टर्ब हुई। और जो काफ़ी लोग जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करने का सोचा था भारत में, जो भारत में थे और जो बाहर से भी आ रहे थे,
वो एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे थे कि हम अपने निर्यात के ऊपर निर्भर रखेंगे अगर हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे PLI में बड़े स्तर पे और अदरवाइज भी। तो उसके कारण भी उनको शायद कुछ युद्ध के कारण लगा कि अब हमारी जो सप्लाई चेन्स हैं या निर्यात के जो हमारी मांग है थोड़ी सी कम हो जाएगी। पर अब चूंकि 1 साल हो गया है स्थिति को और अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी कहीं न स्थिरता की ओर बढ़ रही हैं और मुझे लगता है कि कुछ इसमें ज़रूर सुधार आएगा इस साल में और अगले 2-3 सालों में हमारे PLI में हमको एक बहुत ही आशाजनक वृद्धि देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में तो काफ़ी बूस्ट देखने को मिला, उसके बाद अगर देखें तो कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी आने वाले दिनों में पोटेंशियल रखते हैं? तो एक तो फार्मा के सेक्टर में देखिए वहाँ 3 स्कीम्स हैं, वहाँ भी अच्छा काम हुआ है, जिसमें कि एक ड्रग्स बनाने की स्कीम है जिसमें कि दवाइयाँ बनाते हैं, उसमें काफ़ी भारी मात्रा में आयात के ऊपर आधारित था पूरा वो भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है, मेक इन इंडिया के तहत उसमें काम शुरू हुआ है। फिर एक जो बड़ी जो मशीनें होती हैं जांच की, जैसे कि MRI, CT, वो भी भारत में बनने शुरू हुए हैं और अभी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में अपना उसमें बेस बनाया है और काम शुरू किया है। तो मुझे उम्मीद है कि इससे इन 2 सेक्टर्स में तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम हुआ। फिर एक तो हुआ फार्मा, दूसरा है फूड प्रोसेसिंग, जो खाद्य प्रसंस्करण जो विभाग है उस सेक्टर है, उसमें कई अच्छे निवेश आए हैं। ऑपरेशन कावेरी के तहत सूडान में फंसे 561 लोगों को जेद्दा पहुंचा दिया गया है। अब उन्हें जल्द ही एयरलिफ्ट कर भारत लाया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसकी जानकारी दी है। बता दें कि सूडान में तख्तापलट के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच 15 अप्रैल से लड़ाई अब तक जारी है। लड़ाई में अब तक करीब 450 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 4000 के आसपास लोग इसमें घायल हैं। सूडान में 72 घंटे का सीज फायर है फिलहाल, जिसे 27 अप्रैल रात 12 बजे तक जारी रखा जाएगा। इस दौरान यहां से अन्य देशों को अपने नागरिकों को निकालने का समय दिया गया है। बंगलुरु में चलती रैपिडो बाइक से महिला के अचानक छलांग लगाने का एक मामला सामने आया। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। पीड़ित महिला ने रैपिडो बाइकर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि ड्राइवर नशे में धुत था, उसने छेड़खानी की कोशिश की। वहीं पुलिस ने मामले पर तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी रैपिडो चालक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को इसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया गया है। ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, जिसमें तस्वीर उतनी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी देखा जा सकता है कि एक बाइक से पहले एक लड़की गिरी और उसके बाद उन्होंने चलना शुरू किया। लड़की का यह कहना है कि यहाँ पर ये बाइकर कुछ हरकत कर रहा था, जिसकी वजह से उसे चलती बाइक से छलांग लगानी पड़ी। और अब बात करेंगे आज के कंज्यूमर अड्डा की। लोगों को वैसे भी विदेश में नौकरी करना कुछ ज्यादा ही पसंद आता है, लेकिन हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें देश से विदेश में शिफ्ट होने पर आपकी सैलरी में 500% तक की हाइक की बात कही गई है। यानी विदेश जाने पर यहां से कई गुना ज्यादा कमाई के मौके बनते हैं। इसी पर आज का कंज्यूमर अड्डा है। फॉरेन में जॉब और सैलरी टिप टॉप।